Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing chapter 9, class 12th, financial management. I am Shweta Sharma presenting here this topic. Firstly, what is financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग effectively utilization of funds necessary for efficient operation. कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि बिजनेस की जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए जो भी फंड लिया जाता है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑपरेशंस में यूज़ करना, वो क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसके बाद हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से डिसीजंस को कंसर्न करके चलना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. यहाँ पे हम वीडियो के थ्रू देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर. कि जो बिजनेस की कैपिटल है उनको इंक्रीज़ करना, जो डिफरेंट इन्वेस्टर हमारी बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कैपिटल को इंक्रीज अप करना ही क्या कहलाता है? हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा वो हमारा 3 डिसीजन पर बेस होगा: ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन एंड ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन. ये तीनों डिसीजन लेने के बाद ही हम अपना वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मींस अपने बिजनेस की कैपिटल इन्वेस्टेड को इंक्रीज अप कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि वेल्थ हम किसी कंपनी का कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखो यहाँ पे जैसे कि एक स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखाया, वेल्थ ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर. मींस कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास हैं या कितने उसने परचेज करने हैं, मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर की उस कंपनी के पर शेयर का प्राइस कितना है वो हम यहाँ पे लेंगे और उससे हमारा कंपनी का वेल्थ हमें रिसीव हो जाता है. तो इस टाइप से हम वेल्थ ऑफ द कंपनी कैलकुलेट करते हैं. अब हम इस वेल्थ ऑफ द कंपनी को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो एक पर्सन है, कोई भी राम नाम का कोई भी एक पर्सन है जो क्या करता है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसके 100 शेयर परचेज करता है. 100 शेयर वो बाय करता है और पर शेयर प्राइस कितना है? 100 रुपीज़. कि एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपीज़. तो वेल्थ ऑफ द कंपनी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस ऑफ शेयर्स. नंबर कितना है? 100 एंड प्राइस ऑफ द शेयर इज ऑल्सो 100, देन इज इक्वल टू 10,000. तो यहाँ पे हमारा जो वेल्थ कंपनी का कैलकुलेट हुआ है वो कितना आएगा? 10,000. इफ़ आफ्टर सम टाइम प्राइस ऑफ द शेयर इज इंक्रीज, कि मान लो जो 100 रुपये का एक शेयर था वो क्या हो गया? शेयर 120 रुपीज़ का एक शेयर हो जाता है. तब हम कंपनी के वेल्थ को कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल शेयर हमने कितने बाय करे थे? 100. प्राइस कितना हो गया इंक्रीज अप होके? 120. 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 20,000. तो यहाँ पे हमारा जो कंपनी का वेल्थ था 2000 से इंक्रीज़ हुआ. ये हमारी प्रोसेस थी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की, कि जैसे जैसे मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगा शेयर्स का वैसे वैसे हमारी वेल्थ क्या होती रहती है? कंपनी की मैक्सिमाइज होती रहती है. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमने इस वीडियो के थ्रू स्टडी करना है वो हमारे पास क्या है कि जो हम वेल्थ मैक्सिमाइज करते हैं तो उसमें हम जो डिफरेंट टाइप के डिसीजन देखते हैं उन डिसीजन को हमने यहाँ पे स्टडी आउट करना है. तो फर्स्ट डिसीजन उनमें हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो किस टाइप का डिसीजन होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रिलेटेड टू एज हाउ द फंड ऑफ द फर्म टू बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट एसेट्स. कि कंपनी की जो डिफरेंट एसेट्स हैं
उनमें हम किस तरह से फ़ंड इन्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम रिटर्न रिसीव हो सके। मीन्स हम अपने जो हमारे पास मनी है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर लगाएं, किस एसेट्स में लगाएं कि हमें क्या हो सके, मैक्सिमम रिटर्न रिसीव हो सके। वो डिसीज़न हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। यहाँ पे हम डिसीज़न क्या लेते हैं कि जिस एसेट में हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न रिसीव होने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर देते हैं। ये हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी शो किया गया कि हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म दोनों टर्म्स के लिए कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, जो मान लो हमने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करनी है, मोर देन 5 ईयर, मोर देन 10 ईयर जो इन्वेस्टमेंट होंगी हमारी, वो क्या कहलाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मान लो हमने किसी भी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है, मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, वो क्या कहलाएंगे, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीज़न, कि हमने मैक्सिमम कैपिटल को वहाँ पे इन्वेस्ट अप कर देना है। देन सेकंड हमारा आता है शॉर्ट टर्म डिसीज़न। शॉर्ट टर्म डिसीज़न में हम कौन से डिसीज़न लेते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीज़न। मींस डे टू डे रनिंग के लिए हमें जो कैपिटल रिक्वायर होगी उस कैपिटल के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर डिसीज़न लेंगे। वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीज़न। ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न कि इन्वेस्टमेंट डिसीज़न होता क्या है, किस किस टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, कि कौन कौन से फैक्टर हमारे पास हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि मान लो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो वहाँ पे वो कैश फ्लोज़ के इनफ्लोज़ भी और आउटफ्लोज़ भी दोनों को डिटरमाइन करके चलेगी कि कितने कंपनी के पास कैश फ्लोज़ हैं, कितने कैश फ्लोज़ इनफ्लो हो रहे हैं और कितने कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहे हैं। उसके हिसाब से ही कंपनी क्या करती है, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेती है। अगर उनके पास इनफ्लो ज़्यादा होते हैं तभी वो इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न अच्छा ले सकते हैं। अगर उनके पास इनफ्लो ना ही हो, कि कैश कहीं से आ ही ना रहा हो, तो वो इन्वेस्ट क्या करेगी जब उसके पास कैपिटल या मनी किसी टाइप की अवेलेबल होगी ही नहीं। देन सेकंड फैक्टर आता है द रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर कंपनी किसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहती है और उस एसेट से उसे रिटर्न क्या मिल रहे हैं, लो रिटर्न मिल रहे हैं, तो क्या कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीज़न लेगी, नहीं। लेकिन अगर उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से उसको क्या मिल रहा है, रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी क्या लेती है, इन्वेस्ट करने का डिसीज़न लेती है। देन आफ्टर दैट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कंपनी करना चाहती है, कि लॉन्ग टर्म करना चाहती है या फिर शॉर्ट टर्म। जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट सोर्स अवेलेबल होंगे उस टाइप से इन्वेस्टमेंट कंपनी करना पसंद करती है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है नेक्स्ट डिसीज़न, जो हमारे पास आता है फाइनेंस डिसीज़न। फाइनेंस डिसीज़न अब किससे जुड़ा है, इट्स रिलेटेड टू डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल फंड रिक्वायर बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स। फाइनेंशियल डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं कि अगर हमें अपने बिजनेस के लिए किसी टाइप के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम उन्हें किन किन सोर्सेज से एक्वायर करें। जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, डिबेंचर हो गया, शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल्स होगी, या फिर रिटेन्ड अर्निंग होगी, कि किस सोर्स से हम फाइनेंस को अरेंज करें, वो क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, कि फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट कॉस्ट, कि मान लो हमने इक्विटी से फाइनेंस रेज करना है। अगर इक्विटी की कॉस्ट कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा होगी तो क्या हम इक्विटी से ही फंड रेज करेंगे, नहीं। जिस भी सोर्स की कॉस्ट हमें लो लगेगी, मतलब लेस कॉस्ट होगी, उसी सोर्स को हम प्रेफरेंस देंगे फाइनेंस एक्वायर करने के लिए। सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है रिस्क, कि जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस में रिस्क ज़्यादा होगा उस फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं कि उससे हम फंड को रेज ना करें। जिस सोर्स में हमें लगता है कि लेस रिस्की होगा उससे हम फंड रेज करने को इम्पोर्टेंस देते हैं। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट फ्लोटिंग कॉस्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं कि जो हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट है उनमें से ही हम फाइनेंस रेज करने का
डिसीज़न लेते हैं। देन आता है कैश फ्लो पोजीशन की कैश जितना हमारे पास अवेलेबल होगा या जितना हमारे पास आ रहा होगा उसी हिसाब से हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को एक्वायर करने का डिसीज़न लेते हैं। देन आता है हमारे पास स्टेट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल हमारे पास कितनी अवेलेबल है। अगर हमारे पास सफिशेंट कैपिटल अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, बाहर से फाइनेंस रेज नहीं करेंगे। अगर कैपिटल सफिशेंट नहीं है तो बाहर से कैपिटल रेज करने का डिसीज़न हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंसिंग डिसीज़न। आफ्टर दैट हमारे पास आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है, इट रेफर्स टू डिटरमाइन ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर, कि प्रॉफिट का कितना पार्ट हमने अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करना है और कितना रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखना है। वो डिसीजन हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन। अब यहाँ पे हम फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो डिविडेंड डिसीजन को हमारे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग सफिशेंट होती है, मतलब हैवी अर्निंग कंपनी के पास है, तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड हाई डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर कंपनी के पास अर्निंग नहीं है तो वहाँ पर डिविडेंड को एक्यूमुलेट कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। देन सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, मींस हर ईयर स्टेबल अर्निंग कंपनी को हो रही है, तो डिविडेंड भी स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी स्टेबिलिटी से डिविडेंड पे करिए, हर साल जो डिविडेंड रेज हो रहा है वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया जा रहा है, तो कंपनी को नेक्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा डिविडेंड रेज करना नहीं पड़ेगा। देन आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अधिक होती है कि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है, तो डिविडेंड वहाँ पे कंपनी क्या कर लेती है, रोक के रख लेती है कि शेयर होल्डर्स को पे ऑफ ना किया जाए, पहले कंपनी की ग्रोथ को ध्यान में रखा जाए। तो ये सभी फैक्टर थे जो डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डिसीजन पढ़े हैं, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।